प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने लगभग 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पड़ोसी राज्य झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। वहीं उन्होंने एम्स के उद्घाटन को लेकर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए वादा किया और उन्होंने तमाम जानकारी दी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। आज पड़ोसी राज्य झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में हिस्सा लें और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इनमें से ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो पाते। मुझे इस बात का संतोष है कि इनके जीवन की बहुत बड़ी चिंता एनडीए सरकार की योजना से दूर हुई और इन गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये 1.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार ने देने की घोषणा की होती तो महीने भर हेडलाइन पे चर्चा चली रहती। एक योजना से देश के नागरिकों के जेब में 1.25 लाख करोड़ रुपया बचे हैं। साथियों, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज महत्वपूर्ण दिन है। दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके निर्माण से दरभंगा के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। 2003 में तत्कालीन श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहली बार एम्स पटना के निर्माण का निर्णय लिया गया था। दूसरी बार 2015 में दूसरे एम्स के निर्माण का निर्णय लिया गया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स का उद्घाटन किया गया है। हम तो उनका आज के उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है। दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को
काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, इनका शुरू हुआ था, तो 2015 में ही यहां तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था, एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे, उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और हम तो जा करके उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए। दूसरी जगह ये हमने उनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए। और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इसलिए होना चाहिए, ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहां पर बनेगा। हम सब झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट विधानसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडी विधानसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन के साथ झारखंड उपचुनाव के लिए मतदान किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्रों में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें। जब तक ये देश रहेगा, लोकतंत्र का ये पर्व इसी तरीके से हम लोग मनाते रहेंगे। लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत। वहीं सरायकेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन ने बुधवार को मतदान किया। उन्होंने सहपरिवार के साथ मतदान किया। इस अवसर पर उन्होंने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की भी अपील की। सोरेन ने कहा कि ये चुनाव राज्य की दिशा बदलेगी। भाजपा बहुमत में आकर अपने समर्थित दलों के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धो कानो और संथाल की निकल रहा है। ये जो हम पार्टी को अपना खून पसीना बहा के जो हम पार्टी बनाया है, उसको हम नहीं तोड़ेंगे। ना एक ठो ईटा भी वहां से लेके नहीं निकलेंगे, एकला निकलेंगे। हमारा संघर्ष का परिचय है झारखंड प्रदेश में, वही हमारा परिचय है। अरे भाई सुनो ना, दो बार माइक मत लगाओ ना यार।
मिनट भाई, आप ही बोले ज्यादा। दादा 14 की 14 सीटें पिछले बार कोल्हान से भाजपा हार गई थी, उस समय आप जेएमएम में थे, इस बार आप भाजपा में हैं, तो क्या 14 की 14 सीटें आप ला रहे हैं? कितने सीटों पे आप रहेगी भाजपा कोल्हान में? कोल्हान में 14 के 14 सीट अब भाजपा ही जीतेगा। 14 के 14 भाजपा गठबंधन जो है ना, उसी का जीत है, विजय है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सर, आज चुनाव का दिन है, आप भी वोट डालने एक मिनट आप चुनाव का दिन है, वोट डालने जा रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं आज, क्या अपील करना चाहेंगे? झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से शुरू वोटिंग के लिए मतदाताओं में उत्साह भी दिखाई दे रहा है। वहीं रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान स्थित मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्यवासियों को लोकतंत्र के इस महापर्व की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से आह्वान किया कि वे इस महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। आजादी की बात से लेकर अब तक जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का कायम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए और विश्वास के साथ कि अधिकतम मतदान का प्रयोग करें। और आपने ध्यान किया होगा कि देश के हर हिस्से में, जैसे अभी बीते समय में जम्मू में जो चुनाव और कश्मीर में चुनाव हुआ, अच्छी संख्या में लोगों ने मतदान का किया। तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि इसको पर्व के रूप में माने और पहले मतदान करें, उसके बाद ही घर पर जाकर जलपान करें और अपने मत का एक सही ढंग से प्रयोग करें। आपके माध्यम से सभी मतदाता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत। वहीं रांची विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सीपी सिंह ने मतदान किया। वहीं भाजपा उम्मीदवार सीपी सिंह ने कहा कि मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। ये अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है। हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करना जरूर चाहिए। मैंने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, क्योंकि ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मैंने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। वहीं राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 13 नवंबर यानी कि आज वोटिंग हो रही है। इस दौरान इस उपचुनाव में कुछ कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने अपने लिए वोट डाला। वहीं इसी बीच रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार आर्यन खान ने भी वोट डाला, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हमेशा हमने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा विकासात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। इस बार भी हम उसी पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हो चुका था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, इसलिए आज हम वापस चुनावी मैदान में आए हैं। और हमेशा से हमारा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे हमने चुनाव लड़ा है, विकास और भाईचारे पे चुनाव लड़ा है। आज आप मतदान करने आए, लोगों को किस तरह का उत्साह अभी तक सामने आ रहा है? सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। देखिए, रामगढ़ में हमेशा वोटिंग टर्नआउट हमेशा अच्छा रहा है। लोग हमेशा जागरूक होकर वोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोकतंत्र में मत का प्रयोग करेंगे, उतना बेटर है एक अच्छी डेमोक्रेसी डेवलप होने का। कल आपके कांग्रेस के लीडर्स ने कुछ आरोप लगाए थे कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी अलग तरीके से काम कर रही है, क्या स्थिति अब साफ हुई है? देखिए, जब भी कुछ ऐसा आता है तो कांग्रेस लीडरशिप और हमारी डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप इसको टेकअप करती है। हमें भी जो इश्यूज होते हैं, जो हमको लगता है सही नहीं हो रहा है, वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखते हैं और उसका संविधान क्या हो चुका था। लेकिन
वहीं दौसा से कांग्रेस सांसद मुरलीलाल मीणा ने दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया। वहीं कांग्रेस सांसद मुरलीलाल मीणा ने कहा कि रुझान कांग्रेस के प्रति है। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जीत रही है। हमने अपने कार्यकाल में जनता के लिए काम किया है। भाजपा के इस 11 महीने के कार्यकाल से जनता दुखी हो चुकी है। करीब 1 घंटा मतदान को चलते हो गए और मुझे सब जगह से फीडबैक मिल रहा है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और जिस तरह से जोश था, एकदम रुझान कांग्रेस के प्रति उभर के आ रहा है। निश्चित ही सुबह सुबह पता लग जाता है कि जनता का ध्यान किधर जा रहा है, जनता वोट किधर डाल रही है। निश्चित कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। सर, सामने बीजेपी मुख्यमंत्री के दौरे हुए यहाँ पर लगातार और किरोड़ीलाल मीणा के भाई मैदान पे है। किस प्रकार का मुकाबला है? देखो, हम 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं ना। हमने हमारी सरकार जब 5 साल थी, जनहित के हमने बहुत जबरदस्त कार्य किए थे, विकास के कार्य किए थे, जन कल्याणकारी योजना हमने लागू की थी। और 11 माह के अंदर बीजेपी की कार्य प्रणाली से, इनकी सरकार से आम जनता दुखी थी। और हमारा जो प्रत्याशी था, जो एक डेलीगेटेड कांग्रेस का प्रत्याशी था, लोकल था, और जिसको प्रत्येक व्यक्ति को संपर्क में था, मैं समझता हूँ कि पूरी जनता का झुकाव हमारे प्रत्याशी तरफ, कांग्रेस की तरफ है। सर, आप 32,000 वोट से जीते थे, अब क्या प्लान है? क्या आपके पूरा राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है? देखो, आपको पता है कि मैं करीब यहाँ से 15-20 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और मेरे को एक बूथ का और एक ग्राम पंचायत का और ऊपर तक सबका पता है। मुझे पूरा विश्वास है और मेरे वोटों से प्लस होगा। मुरलीलाल जी, लंबा कार्यकाल आपका दौसा का रहा है, अधिकांश काम। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमने ये देखा कि यहाँ एक नए कोर्ट की जरूरत है। कोर्ट की ये जो इमारत है वो यहाँ के लोगों के लिए काफी नहीं है। हम सरकार से सिफारिश करेंगे कि यहाँ एक नया कोर्ट बने जिसमें आधुनिक सुविधाएं हों और जिससे लोगों को फायदा होगा। जमीन इनने देख ली है, वो फ्रॉड किया था, तो मैं उसी के लिए आया था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ नए कोर्ट की जरूरत है। ये कोर्ट जो है, ये बिल्डिंग जो है, अब ये यहाँ के लोगों के लिए काफी नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा है, विभाग से मिला था कि हमारे लिए नया कोर्ट बनाया जाए। जमीन इनने देख ली है। इंशाल्लाह हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे और खासकर मसूदी साहब, जो जस्टिस मसूदी हैं, वो इसको देखेंगे कि नया कोर्ट यहाँ बने जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज हो और यहाँ के लोगों को फायदा है। वो फ्रॉड किया। वहीं गोपालगंज के भोरे प्रखंड स्थित कृषि विभाग कार्यालय पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बीज के लिए किसान सुबह 3 बजे से ही लाइन में खड़े हो गए। एक तरफ महिलाएं तो दूसरी तरफ पुरुष। किसान को समय से बीज नहीं मिलने के कारण सरकारी कर्मियों की कार्यशैली पर जमकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। लाइन में खड़े किसानों का आरोप है कि बिचौलियों की चक्कर में बीज वितरण में धांधली की जा रही है और गिने चुने लोगों को ही बीज का वितरण किया जा रहा है। वहीं लाइन में खड़े कुछ किसानों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि प्रशासन के लोग अगर यहां पर खड़े होते तो समय से बीज मिल पाता। वहीं बीज वितरण के दौरान धांधली की खबर मिलने के बाद माले नेता व भौरे विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र पासवान भी कार्यकर्ताओं के साथ कृषि कार्यालय पहुंच गए और किसानों की समस्या देख सरकार पर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पंचायतों में बने पैक्स गोदामों पर बीज वितरण किया जाता तो किसान आज सड़क पर खड़े होने की स्थिति में नहीं होते। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। घर राउर काहे खाती जे खड़ा बने? कौन जी के बीच खाती? कौन जगह है जहाँ रुआ खड़ा बनी? वो जगह कौन है? बोरे है। 4 बजे किस लिए? बीज के लिए। कंडीशन क्या है बीज का? कंडीशन ये है कि सर हम लोग 4 बजे से लेकर यहाँ पर जो 5-6 बजे है उस आदमी को बीज मिल जा रहा है, पैर मिला और बीज निकाल कर चले जा रहे हैं। हम लोग इस समय सब कुछ है। अगर किसानों के प्रति अगर ये सरकार अगर काम नहीं करेगी, सिर्फ किसान के ये लोग बात करते हैं। या मान लीजिए नहर है तो भाई देखिएगा, नहर में पानी लाने के लिए माले द्वारा लगातार हम लोगों ने प्रदर्शन किया तो बहुत सारे नहर में पानी गया। तो अभी धान कटा हुआ है, गेहूं का फसल लगाना है और अभी देखिए इस तरह का यहाँ भीड़ का गैदरिंग है। तो अभी एक तरह से कहा जाए कि जो भी यहाँ मटेरियल जो आया हुआ है, यहाँ जो भी किसान आए हुए हैं, एक किसान को 5 बोरी बीज देना है तो सिर्फ अभी तो बीज दिया जा रहा है। बीज के साथ साथ में
यूरिया मिलना चाहिए, डाई मिलना चाहिए, कीटनाशक दवा मिलना चाहिए, ये सारा चीज ये फ्री कास्ट में उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ पैसा लिया जा रहा है 940 रुपया, ये 940 रुपया की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस सरकार को पूरा जिम्मेदारी फ्री कास्ट में। बिहार के बक्सर जिले में एक बार फिर अवैध शराब पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। पूरे विनष्टीकरण की वीडियोग्राफी की गई, इसके साथ ही विनष्ट अवशेष को गड्ढे में डिस्पोज कर दिया गया। जिला मुख्यालय की बाजार समिति में शराब विनष्ट करने के दौरान बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल, उत्पाद अधीक्षक दंडाधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीएम ने कहा कि 28 लाख की शराब पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इस दौरान ध्यान रखा गया कि शराब एक भी बोतल जो है वो विनष्ट होने से बच न जाए। लगभग 3515 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार की सीमा में शराब की लगातार छापेमारी जारी है। बिहार की सीमा में शराब बेचने और पीने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि ये शराब कुछ दिन पहले उत्पाद विभाग और पुलिस थाने ने जब्त की थी। विनष्टीकरण की कार्रवाई में उत्पाद विभाग के अधिकारी आलोक कुमार भी वहां उपस्थित रहे। हुई है उसका विनष्टीकरण कराया जा रहा है। वीडियोग्राफी में ये प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही। 3515 लीटर कुल ये शराब है जो जब्त हुई है। इसकी बाजार मूल्य लगभग 28,80,000 रुपये है। और आप लोग सब अवगत भी हैं कि नियमित तौर पर जो है प्रत्येक गाड़ी जो बक्सर जिले की सीमा में प्रवेश करती है उसकी जाँच करवाई जाती है। वीर कुंवर सिंह सेतु हम लोगों के लिए एक संवेदनशील स्थल है। स्कैनर के माध्यम से वहाँ पर प्रत्येक बड़ी गाड़ी की जाँच करवाई जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि जितने भी ऐसे अवैध तस्कर हैं या शराब से संबंधित कारोबारी हैं उनकी जो भी शराब बक्सर जिले के सीमा में विशेषकर प्रवेश कर रही हो उसको जब्त किया जाए। चुनाव का हुई है उसका विनष्टीकरण कराया जा रहा है। वीडियोग्राफी में ये प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरजे न्यूज।